नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए द्वितीय वर्ष के रीति काव्य की प्रवृत्तियों से लिया गया है। अब तक हमने रीति काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया। जो प्रवृत्तियाँ शेष बची उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। हमने रीति काव्य की प्रवृत्तियों में देखा कि इसका प्रतिपाद्य इस प्रकार से था कि सबसे प्रथम हमने अध्ययन किया कि सामंती अभिरुचि का काल था। दूसरा हमने किया कि सभी जो कवि थे रीति कालीन वे आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति के थे। तीसरा हमने श्रृंगारिक प्रवृत्ति के कवि होने का हमने अध्ययन किया। फिर नारी सौंदर्य चित्रण, इसके पश्चात भक्ति और वैराग्य का मिश्रण पड़ा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया, आश्रयदाता की प्रशंसा, इन विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम जो प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे उनमें है कि मुक्तक शैली का इस काव्य रीति से प्रयोग हुआ। अधिकतर जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने मुक्तक शैली को ही अपनाया था। हालांकि रीतिकाल में प्रबंध काव्यों की भी रचना हुई थी। भक्ति युग में ही राज दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहे रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्त, सवैये, दोहा आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा था और मुख्यतः घनाक्षरी, कवित्त, सवैया एवं दोहा छंदों में रचना की। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई इस काल में। इन छंदों के माध्यम से बड़ी प्रभावोत्पादकता बन पड़ी है। विशेष तौर से रीतिकाल के कवियों में घनानंद, पद्माकर, देव आदि के छंदों में कला अपनी प्रौढ़ता को पहुंच चुकी है। उनमें रसमयी अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। इन छंदों के प्रयोग में भाषा का सौंदर्य, माधुर्य, सहज स्वर जंकृत्व हुआ है। दोहा छंद अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण स्वर जंकृति की दृष्टि से चाहे कम सफल रहा हो, फिर भी संक्षिप्तता और शब्द लाघव ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। मुक्तक शैली का अपूर्व विकास इस युग में हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि यह काल मुक्तक शैली का ही काल था, क्योंकि जिस प्रकार की रचनाएं इस काल में हुई उसमें प्रबंध काव्य कम लिखे गए और मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए। अब हम अध्ययन करेंगे कि यह काल ब्रजभाषा का काल था, क्योंकि इस काल की जो सर्वश्रेष्ठ भाषा थी वो ब्रजभाषा ही थी। भक्ति काल से ही काव्य की मुख्य भाषा के रूप में रही ब्रजभाषा। हालांकि भक्ति काल या रीति काल दोनों कालों में भी अवधि का भी थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा को जो सौष्ठव दिया उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज को ही अधिक व्यापक रूप से अपनाया गया था। रीतिकाल का 90% से भी अधिक काव्य ब्रजभाषा में ही रचा गया था। रीतिकाल का जो काव्य था उसमें हमें बहुत कम ब्रजभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। अधिकतर जो प्रयोग है वह ब्रजभाषा का ही हुआ।
मधुरता ब्रजभाषा की प्रकृति है, अर्थात माधुर्य भाव उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त जो भाषा होती है वो ब्रजभाषा ही होती है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है और रीतिकालीन काव्य श्रृंगारिक काव्य था, तो कोमलकांत पदावली के प्रयोग के लिए ब्रजभाषा ही सबसे उपयुक्त भाषा मालूम होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। श्रावण सावन, भाद्र भादो, चंद्र चंद, श्रृंगार सिंगार, कृष्ण कान्ह बन गए, ऐसा अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार संस्कृत के बहुत से तत्सम तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रजभाषा में एक विशेष लोच ले आए थे। ब्रजभाषा को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की समस्त भाव और शब्द संपदा उत्तराधिकार में मिली थी। विकासशील और व्यापक काव्य भाषा होने के कारण इसने अन्य भाषाओं और बोलियों, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी आदि के अनेक कोमल तथा व्यंजक शब्दों को अपनाकर भाषा की अभिव्यंजना सामर्थ्य को बनाया। अपनी उदार वृत्ति के कारण ब्रज ने अरबी, फारसी जैसी भाषाओं से भी शब्द चयन किया। ब्रजभाषा का परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ रूप हमें रीति काव्य में देखने को मिलता है। शब्दों का समुचित जो प्रयोग है, नाद सौंदर्य, अर्थ चमत्कार, रीति काव्य की सामान्य विशेषताएं रही है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में इसके कारण को देखने से पता चलता है कि ये शब्द सिद्ध कवि हैं। इनके एक एक शब्द में मणिमाणिक्य के समान चमक और आभा है, क्योंकि ब्रजभाषा को जितना परिष्कृत रीतिकाल के कवियों ने किया उतना अन्य काल में नहीं हुआ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रीति काव्य भावना और कला के सम्मिलन का आकर्षक परिणाम है। कला प्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्यत्व की स्पृहा, आश्रयदाताओं के मनोअनुकूल काव्य रचना और जीवन को भोग का पर्याय मानने की प्रवृत्ति के बावजूद रीति कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इस काव्य में कलात्मक पूर्णता है। यह कुंठा और मानसिक छलना से सर्वथा दूर है। इस काल के कवियों ने कला को शुद्ध कला के रूप में अपनाया है। रीति काव्य पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया। हमारी दृष्टि में यह परिवेश में सामंती वातावरण को देखते हुए यह आरोप भी निरर्थक है, बेकार है, इसका कोई आधार नहीं है। वही जो आरोप अश्लीलता को लेकर रीतिकाल पे लगा, वह एक प्रकार से अश्लीलता की धारणा एक युग सापेक्ष धारणा है। एक युग में जो अश्लील है वही दूसरे युग में वैसा नहीं माना जाता है।
आधुनिक युग में हम इन बातों को इस आधार पर अश्लील कहाँ मानते हैं, रही एक जीवन दृष्टि की, तो उसके विषय में डॉक्टर जगदीश गुप्त का यह मत स्पष्ट है। रीति कवियों के पास कोई गहरी जीवन दृष्टि थी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जीवन दृष्टि सुदीर्घ अनुभव और गहरे आत्ममंथन, प्रौढ़ तत्वचिंतन का परिणाम होती है, जबकि किसी भी रीति कवि में यह बात समष्ट रूप से लक्षित नहीं होती है। उनके भीतर उस प्रखर व्यक्तित्व का प्राय अभाव दिखाई देता है, जो उचित अनुचित का विवेक रखकर उचित का दृढ़ समर्थन और अनुचित का सक्रिय विरोध करने को तत्पर हो जाता है। जिस गहन नैतिक या सामाजिक संघर्ष के बीच भी उसे तपना नहीं पड़ा, उनमें भी सौंदर्य प्रियता, रसिकता, कला कुशलता, काव्य शास्त्रीयता तथा राजश्रेय एवं व्यक्तित्व एक विशेष ढंग पर निर्मित होता गया, जिसकी कुछ निश्चित सीमाएं बन गई। दरबारी वातावरण से हटकर लोक सामान्य जीवन की उन्मुक्त भाव से स्पर्श करने का भी अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी गहराई में बैठकर कुछ उपलब्ध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कविता के क्षेत्र में काव्य के अनुसरण का पंथ अपनाकर उन्होंने अंत तक अपने रचे घेरे को तोड़ नहीं सके। उनकी अधिकांश शक्ति एक पूर्व निर्धारित काव्य की धारा से ही अधिकतर उसकी नैतिक दृष्टि मिली, पर स्वतंत्र नैतिक चेतना उनमें विकसित नहीं हो सकी थी। रीति कालीन जो काव्य है वह निश्चित रूप से श्रृंगारिक काल रहा है, किंतु कुछ कवियों ने धारा के विपरीत वीर रस की पताका भी फहराई है। यह अवश्य है कि वीर रस के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान कर रीति काव्य की परंपरा को ही निभाया है। इन कवियों में भूषण और केसरी सिंह त्रिपाठी बारेट का नाम उल्लेखनीय है। भूषण अनेक आश्रयदाता राजाओं के पास रहे, किंतु उनका मन शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, देश प्रेम में ही अधिक रमा। वीर काव्य के नायक छत्रपति शिवाजी को उन्होंने आधार बनाया तथा अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक नायक की वीरता का उन्होंने बखान किया। उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बाहुनी, छत्रसाल दशक आदि उनके अन्य ग्रंथ हैं, जिनमें वीर रस कूट कूट करके भरा है। इसी परंपरा में केसरी सिंह बारेट भी राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि हैं। बारेट अर्थात चारण होने के कारण आश्रयदाताओं के प्रशय में रहकर भी उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र प्रेमी, हिंदुत्व का रक्षक और अपनी आन बान शान पर मर मिटने वाले नायक का ओजपूर्ण चित्रण किया है। प्रताप चरित्र में कवि की वीर रस से पूर्ण रचनाएं इस बात की प्रतीक हैं कि कुछ कवि रीति काल में भी
राष्ट्रवादी वीर रस की धारा को प्रवाहित कर जन जागरण पैदा कर रहे थे। किंतु उपर्युक्त धारा प्रमुख नहीं कही जा सकती। रीति काल के अंतर्गत श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही है। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी कहीं वर्णन किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं रहा। रीति कविता का दृष्टिकोण एक प्रकार से वही था जो संवत 1791 में रचित कोश मंजरी के निर्माता आनंद कवि के इस पद्य में प्रस्तुत होता है कि मनुज रूप है अवतर्यो तीन वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरि भजन अरु कामनी संग भोग। रीति कवि की दृष्टि में किन वस्तुओं का विशेष महत्व था, इसका परिचय हमें बिहारी कवि की इन पंक्तियों से लगता है कि तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इस युग में रास रंग संगीत काव्य कला में पूर्ण रूप से तल्लीन रहना ही जीवन की चरम सार्थकता मानी जा सकती है। इस काल के जो कवि रहे उनमें प्रमुख रूप से जो हिंदी साहित्य में हम बीए पार्ट सेकंड में अध्ययन करेंगे उनमें केशवदास सबसे प्रमुख हैं। केशवदास के पश्चात बिहारी कवि का अध्ययन करेंगे, देव कवि, भूषण कवि, घनानंद, आलम, पद्माकर एवं सेनापति। इनका अध्ययन हम अपने काव्य में करेंगे। सर्वप्रथम जिस कवि की चर्चा हमारे काव्य में